वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के कुछ एमर्जिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लाइक व्हाट, वेयर, हाउ, और इसके साथ ही ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन के कंसेप्ट को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था। आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। आज के इस डिस्कशन में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं relationship of geography with natural science and social sciences, branches of geography, approaches of geography and dualism और dichotomies in geography। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम इस वीडियो लेशन के द्वारा कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें। Every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporally। किसी भी जोग्राफिकल फेनोमेना की बात करें, चाहे वो नेचुरल चाहे वो ह्यूमन, वो टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करता है। इसका मतलब क्या है कि हर जोग्राफिकल फेनोमेना का अपना एक टेम्पोरल, अपना एक टाइम स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होता है और टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ में एक प्रकार का चेंजेस देखा जाता है, इधर इन द लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑक्यूपेशंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स हैव फॉलोड अ डेफिनिट हिस्टोरिकल कोर्स। कहने का मतलब क्या है कि लैंड फॉर्म्स का जैसा डेवलपमेंट आज हम देखते हैं, आज से हजारों लाखों साल पहले वो कैसा था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आज जैसी दिखती है वो अपने सिविलाइजेशन के प्रीमिटिव फेज में कैसी थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का आज हमें जैसा डेवलपमेंट दिखता है वो आज से कई सौ साल पहले कैसा था। तो हम इसे इन सभी जोग्राफिकल फेनोमेना को हम टाइम पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करते हैं। Many geographical features result from the decision making process by different institutions at a particular point of time। बहुत सारे ऐसे जोग्राफिकल, बहुत सारे ऐसे ह्यूमन लैंडस्केप हमें दिखते हैं जो बहुत सारे डिसीजन मेकिंग का एक रिजल्ट होता है और वो भी एक टाइम बाउंड प्रोसेस होता है। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस। टाइम को हम स्पेस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्पेस को भी हम टाइम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। याद करिए बच्चे, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से जोड़ा था। एक हमने बताया था स्पेशियल और एक हमने बताया था टेम्पोरल। तो स्पेशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर लोकेशन, और टाइम का मतलब होता है कि वो किस टाइम में हो रहा, कब हो रहा है। और स्पेस को हम टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टाइम को भी हम स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के द्वारा अब इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट प्लेस ए इज 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी, और ऑल्टरनेटिवली अगर दो प्लेस है, ए प्लेस और बी प्लेस के बीच का डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है, ये इसका एक स्पेशियल पर्सपेक्टिव है क्योंकि दो अलग अलग जगह है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है। लेकिन क्या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ए इज 2 आवर्स अवे और 17 आवर्स अवे? अगर मैं बोलूं कि सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच का डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर है तो ये एक स्पेशियल पर्सपेक्टिव है। लेकिन सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच के डिस्टेंस को कवर करने में या ट्रैवल करने में हमें 2 घंटे या 3 घंटे का समय लगता है। तो 2 घंटा या 3 घंटा ये एक टेम्पोरल पर्सपेक्टिव है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 to 70 किलोमीटर के बीच का ये एक स्पेशियल पर्सपेक्टिव है। तो इससे आप क्या समझ सक रहे हैं कि हम जोग्राफिकल फेनोमेना को स्पेस से टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टाइम से स्पेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जोग्राफिकल फेनोमेना को हम स्पेशियल और टेम्पोरल दोनों पर्सपेक्टिव में इन डिटेल क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इट इज फॉर दिस रीजन टाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जोग्राफिकल स्टडीज एज द 4th डिमेंशन। अब देखिए बच्चे, अभी हमने शुरू में, अभी वीडियो की शुरुआत हमने क्या बताया कि प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 3 एमर्जिंग क्वेश्चन को डिस्कस किया था। एक था व्हाट, एक था वेयर, एक था हाउ, और एक यहां पे आ गया आपका टाइम। तो इन 4 डायमेंशंस को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब अगले में देखें तो यहां पे ये बताएगा कि कैसे ज्योग्राफी का लिंकेज या लिंकेजेस कैसे नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के साथ दिखता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ज्योग्राफी को सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के साथ इंटीग्रेट करके बताया भी था, लेकिन हम उसे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड पेडोलॉजी
एंड दस जियोमॉर्फोलॉजी, अभी हम लोग इन सब को डिटेल में ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में देखेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी and soil geography respectively have very close link with the natural sciences। जब हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग विंड के बारे में, एयर के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, वाटर बॉडीज़ के बारे में, सी के बारे में, टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब से हमारे नेचुरल साइंस का एक क्लोज रिलेशन देखा जाता है। जब हम लोग प्लांट्स के बारे में, नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में, बायोम के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारा एक बायोजोग्राफी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन ये भी हमारे बायोलॉजी लाइक बॉटनी, लाइक जूलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट इकोलॉजी से भी जुड़ता है। ज्योग्राफी में मैप का, डायग्राम का, एटलस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो मैप मेकिंग जो आर्ट है हम उसे ही कार्टोग्राफी कहते हैं, और कार्टोग्राफी के काम को करने वाले को कार्टोग्राफर कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी हमें एक स्किल भी देता है, लेकिन उसके लिए ज्योग्राफी का एक क्लोज इंटरफेस हमें मैथ्स के साथ या हमें मैथमेटिक्स के साथ भी दिखता है। अ ज्योग्राफर should have some proficiency in mathematics and art, particularly in drawing maps. Geography is very much linked with the study of एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशंस। आप सभी ने बच्चे अपने 6, 7, 8 की क्लास में आप लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। हम लोग 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को कैसे लाइट ईयर में मेज़र करते हैं उसके बारे में पढ़े। तो ये सारी चीज़ें एयू होती है या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के फॉर्म में क्या की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। लेकिन डिस्टेंस को, मीटर को, लाइट ईयर को, इन सब को जिस भी यूनिट में हम ये करते हैं, मेज़र करते हैं या इसको निरूपित करते हैं, उसके लिए हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज या बेसिक न्यूमेरेसी या न्यूमेरिकल नॉलेज की भी जानकारी होनी चाहिए, जो हमें मैथ्स प्रोवाइड कराता है। किसी भी स्थान के लोकेशन को निकालना है, वो जगह भी है कहाँ पे, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स की बात करें, रेफरेंस पॉइंट की बात करें, जो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हम मैथ्स के किस फील्ड में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। तो वहाँ से भी हमें बहुत बड़ी जानकारी ज्योग्राफी में मैप के बारे में, डायग्राम के बारे में या किसी जगह के लोकेशन को फाइंड आउट करने के बारे में हमें मिलता है। जैसे लैटिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें, अगर अर्थ के शेप की बात करें अगर अर्थ के शेप की बात करें तो अर्थ का जो शेप है वह है जॉयड। और किसी भी प्रकार के, जैसे आप लोग पढ़ते हैं बच्चे ज्योमेट्री, तो जियोमेट्री का जियो का जो मेजरमेंट है, तो अर्थ के शेप के बारे में, उसके अलग अलग आकृतियों के बारे में, आकार के बारे में मैथ्स की किस फील्ड में स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। तो ज्योमेट्री को स्टडी करके हम ज्योग्राफी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, ये स्किलफुल हो सकते हैं। बट द बेसिक टूल ऑफ ए ज्योग्राफर इज अ मैप, जो 2D representation by the technique of map projection 3D अर्थ का होता है, which is 2-dimensional representation of the earth. The problem of converting geoid into 2 dimensionals can be tackled by map projections constructed graphically और मैथमेटिकल। अब देखिए बच्चे, हमने क्या बताया था कि मैप प्रोजेक्शन एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम 3D अर्थ को 2D मैप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैप प्रोजेक्शन अपने नेचर में ग्राफ के माध्यम से ग्राफिकली भी हो सकता है और मैथ्स के द्वारा मैथमेटिकली भी हो सकता है। द कार्टोग्राफिक एंड quantitative techniques require sufficient proficiency in mathematics, statistics, and econometrics. Maps are prepared through artistic imagination, making sketches, mental maps, कार्टोग्राफिक वर्क रिक्वायर प्रोफिशिएंसी इन आर्ट। अब हम लोग जब मैप ड्रॉ करते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं, वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक आर्टिस्टिक नॉलेज भी होनी चाहिए, हमारे पास एक आर्ट का भी गुण होना चाहिए। जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी एरिया के, किसी कंट्री के, किसी कॉन्टिनेंट के, अगर किसी कॉन्टिनेंट का मैप बनाना हो, किसी कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल बाउंड्री को अगर ड्रॉ करनी हो, तो वहाँ पर हमारा जो एक आर्टिस्टिक स्किल है वो क्या आता है, काम आता है। तो ये तो ज्योग्राफी का एक नेचुरल साइंस के साथ क्या रिलेशन है हमने यहाँ पे डिस्कस किया। लेकिन आपको पता है बच्चे, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको ह्यूमैनिटीज़ के तहत भी पढ़ा जाता है और साइंस के तहत भी पढ़ा जाता है। अगर ह्यूमैनिटीज़ के तहत अगर हम ज्योग्राफी की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही क्लोज इंटर रिलेशन हमारे सोसाइटी के साइंस, हमारे सोशल के साइंस या हमारे सोशल साइंस से भी जुड़ता है। कैसे जुड़ता है देखिए, ज्योग्राफी and history
हैव ऑलरेडी बीन आउटलाइन इन डिटेल। अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्योग्राफी के स्पेशियल पर्सपेक्टिव और ज्योग्राफी के टेम्पोरल पर्सपेक्टिव की बात करी। टेम्पोरल की बात करें, टाइम की बात करें, क्रोनोलॉजिकल स्टडी की बात करें, हायरार्किकल स्टडी की बात करें जो हमारे इतिहास से जोड़ता है। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के दो जो फादर्स हैं, द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज इरेटोस्थेनीज, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन हिस्ट्री के फादर को क्या कहा जाता है, या कौन हिस्ट्री के फादर हैं, याद रखिएगा, हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इतिहास और भूगोल, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री एक ही कॉइन्स के टू साइड्स हैं। ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री का वजूद नहीं है और हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी का भी अपना एग्जिस्टेंस आप मीनिंगफुली अपने एक्सेप्ट कर सकते हो या देख सकते हैं। जैसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, 12 में आप दोबारा पढ़ेंगे वहाँ पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के बैंक पे डेवलप हुआ आज से 4,500 साल पहले। ये इसका एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है। लेकिन आज से वो 4,500 साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सबसे पहला हमें अर्बनाइजेशन का एविडेंस दिखाता। ये इसका एक टाइम, ये उसका एक टेम्पोरल, ये उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडस रिवर के बैंक पे होना उसका ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस को दिखाता है, और आज से 4,500 साल पहले होना उसके टेम्पोरल पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। एवरी डिसिप्लिन हैज अ फिलॉसफी विच इज द रीजन द अटायर। रीजन द अटायर का मतलब क्या होता है कि उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजन है। दैट डिसिप्लिन, हर विषय का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, उसका अपना एक विचार होता है, उसका अपना एक थीम होता है। और उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के तहत किस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। आप लोग ग्रेजुएशन में जाके इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसे हम लोग कहते हैं फिलॉसफी। हिंदी में से क्या कहते हैं? दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी provides roots to a discipline and in the process of its evolution। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप को समय के साथ कैसे डेवलप करता है, उसकी मेथडोलॉजी, उसका कंटेंट, उसका सब्जेक्ट का, उसका विषय वस्तु कैसे समय के साथ डेवलप होता है, उस सब्जेक्ट का शुरुआती फेज़ कैसा था, उस सब्जेक्ट का अभी आधुनिक फेज़ कैसा है, वो आगे और कैसे डेवलप हो रहा है या कैसे होगा, इन सब चीज़ को हम लोग इन डिटेल कहाँ पे पढ़ते हैं? फिलॉसफी में पढ़ते हैं। और फिलॉसफी में ही हर विषय के उसके आप बोल सकते हैं थीम को किस तरीके से वह समय के साथ उसका एवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी की जाती है। इट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। द हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट एज मदर ब्रांच ऑफ जोग्राफी। जोग्राफी में बहुत सारे जैसे जोग्राफी के पार्ट्स हैं, बहुत सारे जैसे फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी, सेटलमेंट जोग्राफी, अर्बन जोग्राफी। उसी में एक जोग्राफी होता है जोग्राफिकल थॉट, और जोग्राफिकल थॉट को ही जोग्राफी के सभी ब्रांचेस का मदर कहा था। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल थॉट में हम ये पढ़ते हैं कि जोग्राफी आज से 1000 साल पहले कैसा था, जोग्राफी आज कैसा है, कैसे ये समय के साथ उसका सब्जेक्ट मैटर और डेवलप हुआ है, सब्जेक्ट मैटर में किस प्रकार की मैच्योरिटी आई है, आगे उसमें किस किस प्रकार की चीज़ें जुड़ेंगी या जुड़ती चली जा रही हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग जोग्राफिकल थॉट में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। सोशल साइंस डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी का ये मतलब क्या होता है? जहाँ पे बर्थ रेट के बारे में, डेथ रेट के बारे में, सेक्स कंपोजिशन के बारे में, लिटरेसी के बारे में, या पॉपुलेशन से जुड़े हुए उसके वेरियस एट्रीब्यूट्स के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इन डिटेल क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। The branches of geography like social branch, political branch, economic and population and settlements are closely linked with these disciplines as each one of them has special attributes। यहाँ पे अब से पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम किसी कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में, स्टेट के पॉलिटिकल बाउंड्री के बारे में, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सब कॉन्टिनेंट्स के पॉलिटिकल फीचर के बारे में कि कहाँ पे कितने कंट्री हैं, किस कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रोडक्शन की बात करें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, एक्सचेंज की बात करें, सर्विसेज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, और वो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी जुड़ता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें, जो किसी कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स लाइक पॉपुलेशन की भी स्टडी करता है, और उस पॉपुलेशन में भी
और या उस पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी डेमोग्राफी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि उस पॉपुलेशन में कितने मेल फीमेल हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने एजुकेट हैं, हेल्थ कंडीशन उनका क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, रिप्रोडक्शन रेट क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी में जो हमारे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के साथ भी जुड़ता है वहाँ पे क्या करते हैं, इन डिटेल स्टडी करते हैं। द अबव डिस्कशन शोज दैट ज्योग्राफी हैज स्ट्रॉन्ग इंटरफेस विद नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंसेज। उसकी मेथडोलॉजी भी अपने आप में यूनिक है और यही मेथडोलॉजी उसके अदर सब्जेक्ट्स के साथ एक प्रकार के ऑस्मोटिक रिलेशनशिप, तो ऑस्मोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ से रिलेट होता है, जो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। वाइल ऑल द डिसिप्लिन्स हैव देयर ओन इंडिविजुअल स्कोप, हर डिसिप्लिन का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, उसके अपने एरियाज है, उसके अपने फील्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जोग्राफर्स यूज डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टर डिसिप्लिन। सिस्टर डिसिप्लिन के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। क्या होता है सिस्टर डिसिप्लिन का मतलब, जो डिसिप्लिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लाइक सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिलोसफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, दे ऑल आर सिस्टर डिसिप्लिन्स। मैप्स आर वेरी इफेक्टिव टूल्स ऑफ जोग्राफर्स इन विच द टेबुलर डेटा, टेबुलर डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा जो हमारे पास टेबल के फॉर्म में होता है, स्टेट्स वगैरह हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, तो मैप के द्वारा हम उन टेबुलर डेटा को हम विजुअल फॉर्म में, मैप के फॉर्म में या किसी डायग्राम के फॉर्म में उसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर किसी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स के पॉपुलेशन के डेटा अगर हमारे पास है, तो उस पॉपुलेशन के डेटा को यूज़ करके हम उसे ग्राफिकल टेक्निक के द्वारा हम उसे इंडिया के मैप में अलग अलग स्टेट बाउंड्री दिखा के उसे कुछ स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करके हम ये दिखा सकते हैं कि बिहार में पॉपुलेशन डेटा में बिहार का पॉपुलेशन इतना दिया हुआ है, अब उस डेटा को हम बिहार के मैप में कैसे करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि टेबुलर डेटा या टेबुलर डेटा को हम विजुअल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में जो हमारा सेगमेंट शुरू होने जा रहा है उसे बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, की भूगोल की कौन कौन सी अलग अलग शाखाएं हैं। अगर ज्योग्राफी की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हर सब्जेक्ट को स्टडी करने का कुछ सेट्स ऑफ आइडियोलॉजी होता है, थॉट होता है, मेथडोलॉजीज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं, जिसे हम लोग उपागम कहते हैं। ज्योग्राफी में भी यहाँ पे दो मेजर अप्रोच की बात की जाती है। द फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक अप्रोच, व्यवस्थित उपागम, एंड द सेकेंड वन इज रीजनल अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चे, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस सेगमेंट से ऑब्जेक्टिव टाइप, 3 मार्कर और 5 मार्क्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, कई बार सवाल ये पूछ लिया जाता है। सिस्टमेटिक अप्रोच को डिफाइन करें, रीजनल अप्रोच को डिफाइन करें, या सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच के अलग अलग एग्जाम्पल दें। कई तरीके से यहाँ पे सवाल आता है, ध्यान से आप इसे समझो। द सिस्टमेटिक अप्रोच इज द सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी या सिस्टमेटिक अप्रोच पर बेस्ड जो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, हम उसे कई बार जनरल ज्योग्राफी भी करते हैं। इस अप्रोच को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एक जर्मन ज्योग्राफर को जाता है। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि सिस्टमेटिक अप्रोच या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस किन्होंने किया या किन्होंने इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। आंसर इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बट ऑन द अदर हैंड द सेकेंड अप्रोच इज रीजनल ज्योग्राफी और रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच को उनके ही एक जो कलीग थे फ्रॉम जर्मनी, कार्ल रीटर। तो देखिए यहाँ पे दो बातें आ रही हैं कि सिस्टमेटिक अप्रोच के प्रोफाउंडर कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बट ऑन द अदर हैंड रीजनल ज्योग्राफी के कौन माने जाते हैं, कार्ल रीटर। अब अगली पंक्तियों में सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, अब इस डिफरेंस को पढ़िए और इसके बाद हम एक अलग स्लाइड में इस सिस्टमेटिक और रीजनल ज्योग्राफी के अप्रोच को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इन सिस्टमेटिक अप्रोच द फेनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल। जब हम किसी भी फेनोमेना को वर्ल्ड के लेवल पे सम टोटल में या वर्ल्ड के लेवल पे उसे यूनाइटली, हॉलिस्टिकली, एज अ कॉम्प्रिहेंसिव या एज अ सम टोटल या एज अ होल समझते हैं, तो हम उसे ही सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि वर्ल्ड को हम अलग अलग रीजन्स में पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। टाइपोलॉजीज की बात करें या स्पेशल पैटर्न्स की बात करें, देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ
एनीवन इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, अगर कोई नेचुरल वेजिटेशन की स्टडी करना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या सिल्वास को स्टडी करना चाहता है, या कोई टेगा फॉरेस्ट या कॉनिफर फॉरेस्ट या सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट को स्टडी करना चाहता है, तो अगर कोई पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, अगर मैं बोलूँ कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी 6 कॉन्टिनेंट्स के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के अगर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं एक साथ, सो इसे कौन सा अप्रोच बोलेंगे? इसे सिस्टमेटिक अप्रोच बोलेंगे। विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड इन द, अब लेकिन रीजनल अप्रोच में क्या है? द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स at different hierarchical levels, and then all the geographical phenomena in a particular region are studied. These regions may be natural, political, or designated region. The phenomena in a region are studied in a holistic manner. अब देखिए बच्चे, चाहे सिस्टमेटिक अप्रोच हो चाहे रीजनल अप्रोच, दोनों में एक बात कॉमन क्या है कि दोनों जगह चीज़ों को हॉलिस्टिकली देखना है। लेकिन सिस्टमेटिक अप्रोच में हम पूरे वर्ल्ड के फेनोमेना को हॉलिस्टिकली देखते हैं, और रीजनल अप्रोच में एक पर्टिकुलर रीजन के फेनोमेना को हम लोग हॉलिस्टिकली या सम टोटल में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आप इसे इस स्लाइड के द्वारा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए बच्चे। अब देखिए यहाँ पे 2-3 बातों पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे एक हमने टर्म यूज़ किया डाइकोथॉमीज। डाइकोथॉमीज क्या है? हम लोग सिस्टमेटिक और रीजनल अप्रोच को डिस्कस करके अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ABCDEF, ये अलग अलग रीजन्स हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ इक्वेटोरियल रीजन है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको माउंटेनियस रीजन है, जैसे बोल सकते हैं डेजर्ट रीजन है, जैसे मॉनसूनी रीजन्स हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्स बताया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एलिमेंट्स का मतलब आप यहाँ पे जोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स को रख सकते हैं, जैसे फिजिकल फीचर, जैसे क्लाइमेट, जैसे सॉयल, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, दे ऑल आर एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे इस पार्ट को आप देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ पे लिखा गया सिस्टमेटिक और यहाँ पे लिखा गया है रीजनल। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टडी मुझे करना है क्लाइमेट का, तो क्लाइमेट का स्टडी अगर मैं अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेट की स्टडी कर रहा हूं, जैसे अगर मुझे इक्वेटोरियल रीजन के क्लाइमेट की स्टडी करनी है, मुझे मॉनसून रीजन के क्लाइमेट की स्टडी करनी है, अगर मुझे डेजर्ट रीजन के क्लाइमेट की स्टडी करनी है, मुझे मेडिटेरेनियन रीजन के क्लाइमेट की स्टडी करनी है, तो मैं क्लाइमेट की स्टडी कर रहा हूं, लेकिन यहां पे रीजन क्या है? अलग अलग है। तो पूरे वर्ल्ड के सभी अलग अलग रीजन्स के क्लाइमेट को अगर मैं सम टोटल में या होलिस्टिकली अगर मैं स्टडी कर रहा हूं, सो दैट पर्टिकुलर अप्रोच विल बी सिस्टमैटिक अप्रोच। लेकिन रीजनल अप्रोच में क्या बताया गया? रीजनल अप्रोच में हमने एक कोई पर्टिकुलर रीजन को लिया और उस पर्टिकुलर रीजन में हमने वहां के फिजिकल फीचर, हमने वहां के क्लाइमेट, हमने वहां के सॉयल, हमने वहां के नेचुरल वेजिटेशन, हमने वहां के ह्यूमन एक्टिविटीज, हमने वहाँ के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को अगर हम, इन सभी एलिमेंट्स को अगर हम एक पर्टिकुलर रीजन से जोड़ के देखते हैं, और इसी फीचर को रीजनलाइजेशन कहते हैं। कि अगर मैं बोलूं कि अगर दार्जिलिंग के फिजिकल फीचर को मैं स्टडी करता हूं, वहाँ के क्लाइमेट को स्टडी करता हूं, वहाँ के सॉइल को स्टडी करता हूं, वहाँ पे किस प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कैसा है, वहाँ पे टूरिज्म क्यों डेवलप हुआ है, तो इसे हम लोग रीजनल ज्योग्राफी के अप्रोच कहेंगे। लेकिन अगर मुझे माउंटेन की स्टडी करनी है, तो माउंटेन में अगर मैं दार्जिलिंग के माउंटेन को स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन को स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं साउथ अमेरिका के माउंटेन को स्टडी कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन को स्टडी कर रहा हूं, अफ्रीका के माउंटेन को स्टडी कर रहा हूं, सो दैट पर्टिकुलर अप्रोच विल बी सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच में हम वर्ल्ड के फेनोमेना को सम टोटल में होलिस्टिकली देखते हैं, किसी एक एलिमेंट को कॉमन रखते हुए। लेकिन अगर रीजनल अप्रोच की बात करें, तो रीजनल अप्रोच में अलग अलग एलिमेंट्स को उस रीजन के हिसाब से देखते हैं कि उस रीजन में वो अलग अलग एलिमेंट्स का क्या रिलेशन देखा जाता है यहाँ पे। तो इसी के साथ ही यहाँ पे चूंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बच्चा, अगर मैं इस स्लाइड की बात करूँ, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक टर्म यूज़ किया था, डुअलिज्म।
तो डुअलिज्म का मतलब क्या होता है, जहां पे दो अलग अलग प्रकार की बातों पे जोर दिया जाता है, दो अलग अलग प्रकार की आइडियोलॉजीज होती है, और इसी डुअलिज्म को हम लोग कई बार डाइकोथॉमीज भी कहते हैं। तो ज्योग्राफी में 4 मेजर डाइकोथॉमीज की बात की जाती है, हम यहां पे सिर्फ 3 को डिस्कस करेंगे। चौथे नंबर की जो डाइकोथॉमीज है वो हम लोग क्लास 12 में डिटेल में करेंगे यहां पे। तो एक जो कंटेंट बेस है उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। सेकेंड वन जो अप्रोच बेस्ड है हम उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी। और थर्ड वन जो थॉट बेस है कि कहीं पे नेचर की सुपियोरिटी दिखती है, कहीं पे ह्यूमन हमें ज़्यादा एक्टिव दिखता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, आप वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। और डुअलिज्म शुरू से ही हमारे ज्योग्राफी में रहा है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं कि डुअलिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना है कि वो ज्योग्राफी के अलग अलग, नहीं। डुअलिज्म सिर्फ उसे स्पेशलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन डिटेल में जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे किया गया है। ऐसा कोई भी डुअलिज्म या ऐसी कोई भी डाइकोथॉमीज हम लोग ज्योग्राफी में नहीं मानते हैं। डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी विच गॉट इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, शुरुआती समय से। और शुरुआती जो ज्योग्राफर थे, शुरुआती जो स्कॉलर थे, उनका सबसे ज़्यादा जोर फिजिकल ज्योग्राफी पे था। बट बाद में जब ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा काम हुआ, ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बारे में धीरे धीरे अवेयर हुआ, उसने अपने एनवायरनमेंट को जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे बाद के ज्योग्राफर ने ह्यूमन ज्योग्राफी पे भी ज़्यादा जोर देना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में कौन सी बात निकल के सामने आई, ह्यूमन ज्योग्राफी और नेचुरल ज्योग्राफी दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेचर है तो ह्यूमन है, नेचर के अलावा ह्यूमन का, या ह्यूमन के अलावा नेचर का अपना अलग अलग कोई भी एग्जिस्टेंस आप मीनिंगफुली नहीं देख सकते हैं। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर। दे ऑल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट, दस डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन के प्रोएक्टिव रोल पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे जो अभी हमने सिस्टमेटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच, या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी को जो किया, उसके आधार पे हम यहाँ पे ज्योग्राफी के वेरियस ब्रांचेस को देखेंगे। अब फिजिकल ज्योग्राफी में देखिए तो फिजिकल ज्योग्राफी में यहाँ पे 4 मेजर ब्रांचेस दिख रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ही होता है, जियो का मतलब अर्थ, मॉर्फोलॉजी का मतलब शेप, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना। जो जियो पे पाए जाने वाले शेप, नेचुरल शेप, लैंडफॉर्म्स की क्या करती है, स्टडी करती है। लैंडफॉर्म्स, उनका एवोल्यूशन कैसा हुआ। क्लाइमेटोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर के बारे में, विंड के बारे में, क्लाइमेट के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। हाइड्रोलॉजी का मतलब वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, लेक, रिवर्स, बे, इन सब के बारे में, और इनका ह्यूमन लाइफ पे क्या असर है। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी में उसके लैंडफॉर्म्स, उसके वेदर, एयर, विंड, उसको सिर्फ नहीं समझना, बल्कि ह्यूमन ज्योग्राफी में भी ये देखा जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का उसके अलग अलग फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस से क्या कनेक्शन हमें दिखता है। सॉइल ज्योग्राफी में सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी के ब्रांचेस में सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी, इन सभी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है बच्चे, एग्जाम में कई बार 3 नंबर में यह भी सवाल पूछ दिया था कि फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, उसके वेरियस ब्रांचेस को इन शॉर्ट डिस्कस करें। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब क्या है, उसके वेरियस ब्रांचेस को इन शॉर्ट डिस्कस करें। तो समझते हुए आप कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। यहां पे सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ सोसाइटी के बारे में, स्पेशल डायनेमिक्स के बारे में, कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में, है ना, कैसे माउंटेनियस सोसाइटी डेजर्ट सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग अलग जगह का कल्चर कैसे अलग अलग है, कैसे कल्चरल डाइवर्सिटी दिखती है यहाँ पे। पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोग पॉपुलेशन के फीचर के बारे में, शहरी एरिया में है या वो गाँव के एरिया में रह रही है, सेक्स रेशियो क्या है, उनका रिप्रोडक्शन रेट क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट के बारे में, लिटरेसी के बारे में, उनके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। सेटलमेंट ज्योग्राफी में उनके घर कैसे हैं, एक जगह बने हुए हैं, दूर दूर बने हुए हैं, इन सब को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। और 12 में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के सेगमेंट में इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पॉपुलेशन की एक्टिविटी कैसी है, किस प्रकार की एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विसिंग में है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में कि ज्योग्राफी कैसे अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया है। तो हिस्टोरिकल प्रोसेसेस through which the space gets organized
every region has undergone some historical experiences before attaining the present day status. हर जगह का अपना एक पास्ट होता है, और कैसे पास्ट से हमें क्या जानकारी मिलती है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है कि कैसे किसी शहर का डेवलपमेंट हुआ, कैसे किसी सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ, कैसे सिविलाइजेशन अपनी प्रीमिटिव अपने एम्ब्रियोनिक फेज में कैसे वो एक कल्चर थी, और कैसे समय आने के बाद उसने अपने आप को मोर मेच्योर कल्चरल फॉर्म लाइक सिविलाइजेशन में क्या किया, चेंज किया है. द जोग्राफिकल फीचर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंजेस, टाइम के साथ साथ अपने आप को चेंज करता है, इधर नेचुरल इधर ह्यूमन, एंड दीज फॉर्म्स द कंसर्न्स ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी. हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम ये देखते हैं कि चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, चाहे वो ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के संदर्भ में देखें तो कैसे ह्यूमन ने अपने आप को चेंज किया. पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे आदि मानव का जीवन कैसा था, फिर कैसे उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंज करना शुरू किया, फायर को इन्वेंट किया, उसने व्हील को इन्वेंट किया, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने नोमैड्स के लाइफ को छोड़ा, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया, एग्रीकल्चर शुरू किया. तो इन सब चीज़ों को हम लोग एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम कवर करने की कोशिश करते हैं. अब ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के द्वारा बताया गया है. आप इसे देखें, जिसे अगर सिस्टमेटिक अप्रोच के आधार पे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी के आधार पे, मेथड्स और टेक्निक के आधार पे, और यहाँ पे ह्यूमन. तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी इन दोनों के बीच के इंटरफेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं. अब फिजिकल ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल थॉट, जहाँ पे उसकी आइडियोलॉजीज के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, उसके थॉट के बारे में, उसके बेसिक थीम्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो ज्योग्राफी का एक मदर ब्रांच भी माना जाता है. प्रिंसिपल्स फिलॉसफी, इसमें देखिए ह्यूमन इकोलॉजी, लैंड इंटरेक्शन के बारे में. मेथड्स में कार्टोग्राफी है ना, फील्ड सर्वे के बारे में, लेकिन इसी में एक मेथड और भी है क्वांटिटेटिव टेक्निक के बारे में. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स. जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है कि ऐसे टेक्निक, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसी डिवाइस जिसके बारे में हमें पृथ्वी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड दे ऑल टेक्निक्स आर डिजिटल लाइक GIS. GIS का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. GPS जियो पोजिशनिंग सिस्टम, और LIS का मतलब है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. इन सब को हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में डिटेल में कवर करेंगे. अब फिजिकल ज्योग्राफी में देखें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी. अब फिर देखिए यहाँ पे जो बायो ज्योग्राफी का जो प्रीवियस हमने भी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, प्लांट ज्योग्राफी के बारे में, जू ज्योग्राफी के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, एनवायरमेंट ज्योग्राफी के बारे में, दे ऑल आर फिजिकल. लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें, सोशल कल्चरल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, रूरल, अर्बन, शहर में है, गांव में है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में है, टूरिज्म या सर्विसिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज, दे ऑल आर द ब्रांचेस ऑफ इधर फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी. अब ह्यूमन ज्योग्राफी में जो अगला ब्रांच है ये है पॉलिटिकल ज्योग्राफी. कंट्रीज़ के, स्टेट के, कॉन्टिनेंट्स के बाउंड्री के बारे में, उनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के बारे में, पॉलिटिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे पॉलिटिकल इवेंट्स, स्टडीज़, बाउंड्रीज, स्पेस, रिलेशंस बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स, डिलिमिटेशन, कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्शन सिनेरियो, डेवलप्स थेरेटिकल फ्रेमवर्क. इन सब को हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज बायोज्योग्राफी, जहां पे हम लोग बायोलॉजी लाइक नेचुरल वेजिटेशन, लाइक सॉयल, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं. वन ऑफ दैम इज प्लांट ज्योग्राफी. स्टडी स्पेशल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट्स, कि कैसे अलग अलग कंट्री का, अगर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में देखें तो वहाँ पे अलग प्रकार के रिलीफ हैं, अलग प्रकार का सॉयल है, अलग प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन है. दार्जिलिंग में सॉयल के टाइप डिफरेंट है, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, नेचुरल वेजिटेशन अलग होगा. जलपाईगुड़ी तराई रीजन की बात करें, वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, वहाँ का सॉयल डिफरेंट है, नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग है. तो इसमें हम लोग प्लांट ज्योग्राफी में क्या देखते हैं कि प्लांट के फीचर के बारे में, या अलग अलग रीजन में किस प्रकार सॉयल में, फिजिकल फीचर्स में, क्लाइमेट में वेरिएशन है, डिफरेंसेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंसेस देखा जाता है. द नेक्स्ट वन इज
जू जोग्राफी, एनिमल के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनके फीचर के बारे में, उनके एवोल्यूशन के बारे में। इकोलॉजी का मतलब क्या है कि बायोटिक और एबायोटिक वर्ल्ड के बीच का जो एक इंट्रिकेट जो एक रिलेशनशिप होता है, जो स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स को, ऑप्टिमल ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में हम लोग एनवायरमेंट के बारे में, उसके कुछ एमर्जिंग इश्यूज़ के बारे में, एरोजन के बारे में, डिग्रेडेशन के बारे में, है ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और भी कई अलग अलग इश्यूज़ के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये था सिस्टमेटिक अप्रोच के आधार पे। अब है रीजनल अप्रोच के आधार पे भी हम लोग ज्योग्राफी को कई अलग अलग ब्रांचेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे रीजनल स्टडीज, अगर किसी रीजन की स्टडी करना हो, अगर बड़े लेवल की रीजन की करना हो मैक्रो लेवल पे, उससे छोटे मेसो लेवल पे, और बिल्कुल छोटे लेवल पे करना हो, हम उसे माइक्रोस्कोपिक रीजनल स्टडीज कहते हैं। रीजनल प्लानिंग, अगर किसी जगह पे अगर हमें ट्रांसपोर्ट डेवलप करना है, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, अर्बन एरिया डेवलप करना है, मॉल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो उस जगह की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। शहर की प्लानिंग करेंगे वो अर्बन एरिया प्लानिंग होगा, गांव की करेंगे रूरल एरिया प्लानिंग होगा। रीजनल डेवलपमेंट, अगर उस रीजन का डेवलप करना है तो किस प्रकार से रीजनल डेवलपमेंट करें ताकि वो एरिया डेवलप हो, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, लोगों के पास फाइनेंशियल अर्निंग बढ़े। इन सब चीज़ों को हम लोग रीजनल डेवलपमेंट में स्टडी करते हैं। रीजनल एनालिसिस, उस जगह के रीजन के बारे में जाना। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, डिटेल में हर चीज़ की स्टडी करना। रिसोर्सेज कैसे हैं वहाँ पे, नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, उस एरिया को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कितने पॉपुलेशन है वहाँ पे, उस जगह पे वाटर बॉडीज़ की क्या कंडीशन है वहाँ पे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग रीजनल स्टडी में देखते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दीज आर फिलॉसफी एंड मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो किसी भी डिसिप्लिन में दो चीज़ें कॉमन होती है। एक तो उसका बेसिक थीम क्या है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, उस सब्जेक्ट का नेचर कैसा है जिसे हम लोग फिलॉसफी में स्टडी करते हैं, और दूसरे उस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए किस किस प्रकार के सेट्स ऑफ मेथड्स लाइक मेथडोलॉजी और किस सिस्टमेटिक प्रोसेस लाइक आप टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो फिलॉसफी में जोग्राफिकल थॉट जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, एंड लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में। मेथड्स की बात करें तो जिसमें कार्टोग्राफी, पहले कार्टोग्राफी हाथ से होता था, मैनुअल कार्टोग्राफी, लेकिन अब उसको डिजिटलाइज कर दिया गया लाइक कंप्यूटर कार्टोग्राफी। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दे ऑल आर मेथड्स एंड टेक्निक्स। फील्ड सर्वे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, चाहे जीआईएस की बात करें, जीपीएस की बात करें, इन सभी को हमें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में 11 में और 12 में दोनों जगह पढ़ना है। उस समय हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। द अबव क्लासिफिकेशन gives a comprehensive format of the branches of geography. Generally, geography curricula or curriculum is taught and learned in this format, but this format is not static. अभी हमने जो भी ज्योग्राफी के ब्रांचेस, चाहे वो फिजिकल, ह्यूमन, चाहे वो सिस्टमेटिक अप्रोच से हो, चाहे वो रीजनल अप्रोच से है, उसको स्टडी किया। लेकिन डायनेमिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन ही किसी भी चीज़ का नियम है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो हमारे स्टडी, चाहे हमारे डिसिप्लिन ही क्यों ना हो। ये ब्रांचेस, ये फॉर्मेट स्टैटिक नहीं है, इसमें भी फर्दर चेंज हो सकता है। नए आइडियाज़, नए व्यू, नए टेक्नोलॉजी, नए प्रकार के आप बोल सकते हैं थॉट या टेक्नोलॉजी के एमरजेंस के साथ। एनी डिसिप्लिन इज बाउंड टू ग्रो विद न्यू आइडियाज़। हर डिसिप्लिन अपने न्यू आइडियाज़ के साथ ग्रो करती है। फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आते हैं, मेथड्स नए नए आते हैं, नए नए डिमांड्स आते हैं, टेक्निक आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को अपने आप को नहीं बोल सकते कि चेंजिंग डिमांड के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। जैसे मैनुअल कार्टोग्राफी को आज रिप्लेस कर दिया गया है, कंप्यूटर कार्टोग्राफी ने रिप्लेस किया है। टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड स्कॉलर्स टू हैंडल लार्ज क्वांटम ऑफ डेटा। हमारे पास जब हम लोग हाथ से चीज़ों को करते थे, हमारे पास डेटा लिमिटेड थे, लेकिन आज हमारे पास एम्पल डेटाज है, और उनको तेज़ी से प्रोसेस करना, तेज़ी से उसको हैंडल करना, उसकी टेबुलेशन करना, है ना। तो अगर हम लोग हाथ से करें, मैनुअली करें, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए हम लोग डिजिटलाइज का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ ज़्यादा करते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, दस द कैपेसिटी टू अटेम्प्ट एनालिसिस हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। जीआईएस हैज़ फर्दर ओपन्ड विस्टास ऑफ नॉलेज। जीआईएस का मतलब क्या है कि अगर हमें पृथ्वी के बारे में या किसी अर्थ के किसी भी जगह के बारे में, जलपाईगुड़ी के बारे में, दिल्ली के बारे में, मुंबई के बारे में पता करना हो, तो मैनुअली हम लोग ज़्यादा पता नहीं करते, हम सीधे इंटरनेट के माध्यम से या गूगल के द्वारा पता करते हैं। तो जीआईएस भी एक ऐसा ही इंटरनेट बेस्ड एक ऐसी इलेक्ट्रिकल टेक्निक है। जीआईएस का मतलब ये होता है कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप
गूगल पे जाके एक बार क्लिक करिए तो एक क्लिक में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। तो जीआईएस के द्वारा, या जीआईएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अर्थ के किसी भी भाग की इंफॉर्मेशन को हम लोग क्विकली क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। जीपीएस का मतलब क्या है कि आपकी पोजीशनिंग, आपका पोजीशन बता देगा। जैसा कि हम लोग कई बार ओला, उबेर और भी कई प्रकार के हम लोग कैब सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो कई बार हमें अपने लोकेशंस को देखना होता है, या कई बार हम लोग किसी जगह पे घूमने के लिए जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि आप अभी हो कहाँ पे। तो हम अपने लोकेशंस को शेयर करते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भी लोकेशन शेयर होता है। आप लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग कई बार वहाँ पे चेक इन डालते हैं। तो दे ऑल आर पोजीशन बेस्ड सर्विसेज। और इसी में जो एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर है, उसी को जीपीएस यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया। अब इंडिया ने भी अपना डेवलप कर लिया है, गगन। तो जीपीएस हैज़ बिकम अ हैंडली टूल। हैंडली का मतलब क्या था, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। हैंडली टूल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट लोकेशंस। टेक्नोलॉजीज हैव एनहांस द कैपेसिटी ऑफ अटेम्प्टिंग सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी के द्वारा आते हैं, फिर हम टेक्नोलॉजी के द्वारा इंटरनेट का यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस का यूज़ करके हम उसे एक साथ उसे क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, एक साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं विद साउंड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो इस डिस्कशन में हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के या फिजिकल ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, हमने उसको डिस्कस किया। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक अप्रोच, रीजनल अप्रोच को डिटेल में डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बात है। इस डिस्कशन के द्वारा आई होप आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहे होंगे, जो भी डाउट्स रहे होंगे, जो भी कंसेप्ट समझने में जो भी दिक्कतें रही होंगी, उन दिक्कतों का समाधान करने में ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कतें होती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें। मैं सभी सवालों के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन का जो लास्ट सेगमेंट है कि फिजिकल ज्योग्राफी और उसका अपना क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसको डिटेल में रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फॉर वीडियो वॉचिंग।